ठीक है, तो ये एलसीएम का सारा कहानी हम शुरू किए थे अपना स्कूल के एथलेटिक्स मीट के बात करके। एक तेज बंदा था 40 सेकंड में कवर कर लेता था, और थोड़ा सा स्लो बंदा था जो 60 सेकंड में एक राउंड को खत्म कर लेता था। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला कि इसका एलसीएम से कुछ मिलना जुलना है, देखते हैं वो एग्जैक्टली क्या है। तो जो फास्ट बंदा है ना, वो फास्ट बंदा कब कब स्टार्टिंग पॉइंट में वापस पहुंचेगा, सोचिए आप। तो वो स्टार्ट किया इधर से, एक राउंड पूरा लगा लिया, कितना टाइम लगेगा उसको, 40 सेकेंड्स लगेगा। तो 40 सेकेंड बाद वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचेंगे। अब वो दूसरा राउंड लगाने गया, दूसरा राउंड लगा रहा है, वापस पहुंच गया स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। इसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड और लगेगा। मतलब टोटल अब टाइम क्या हो गया होगा, पहले 40 सेकेंड हो चुका था, अब फिर से 40 सेकेंड हो गया। मतलब जब 80 सेकेंड्स गुजर चुके हैं तब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट में होगा। अब वो फिर से कब पहुंचेगा, एक और राउंड लगाएगा, उसके लिए एक और 40 सेकंड लग जाएगा, यानी 120 सेकंड जब टोटल कवर हुआ है ना, तो वो एग्जैक्टली उसी जगह पे होगा। और नेक्स्ट भी राउंड लगाना है तो 40 सेकंड और, मतलब 160 सेकंड। तो ऐसे आप देखेंगे तो 40, 80, 120, 160 ऐसा इन सब टाइमों में जो फास्ट बंदा है वो स्टार्टिंग पॉइंट में ही है। और जब 40 का कोई भी मल्टीपल आ जाता है, अब देखिए तो 40, 80, 120, 160 ये सब 40 का मल्टीपल्स है। जब कोई भी 40 का मल्टीपल्स आता है ना, वो फास्ट वाला बंदा परफेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़ा होगा। अब स्लो बंदे की बात करते हैं थोड़ा, वो भी तो सिमिलर ही तो है। वो 40 सेकंड की जगह 60 सेकंड लगाएगा, दूसरा राउंड लगाने के लिए एक और 60 सेकंड, मतलब टोटल 120 सेकंड लगेगा। तीसरा राउंड लगाने के लिए एक और 60 सेकंड, यानी 180 सेकंड। चौथा राउंड लगाने के लिए एक और 60 सेकंड, यानी 240 सेकंड। तो ऐसे चलते जाएगा हमारा स्लो बंदे का कहानी। अब इसका हम ध्यान से देखेंगे तो 60 का कोई भी मल्टीपल जब आता है तब वो परफेक्टली स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा है। तो फास्ट बंदा 40 के मल्टीपल्स में स्टार्टिंग में खड़ा होगा, और स्लो बंदा 60 के मल्टीपल्स में स्टार्टिंग में खड़ा होगा। अब हमें पता करना क्या था, पहली बार वो लोग कब मिलेंगे। तो पहले वो लोग मिलना चाहिए, मतलब वो लोग साथ में स्टार्टिंग पॉइंट में होना चाहिए। तो साथ में फास्ट वाला 40 के मल्टीपल्स में पहुंचता है, स्लो वाला 60 के मल्टीपल्स में पहुंचता है। वो दोनों कब पहुंचेगा, जब 40 और 60 दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। तो जब कॉमन मल्टीपल्स आ जाता है, टाइम 40 और 60 का कॉमन मल्टीपल है, तो बोथ विल बी एट स्टार्टिंग पॉइंट। सही है ना। 40 की जो भी मल्टीपल ले लो उधर फास्ट बंदा होगा, 60 का भी कोई भी मल्टीपल ले लो स्लो बंदा होगा। बट इन दोनों का कॉमन मल्टीपल लेंगे तो दोनों होंगे ना, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स में दोनों होंगे, ये हमें समझ में आया। अब कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत होंगे, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, बहुत कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं। इधर ही हम देख सकते हैं 120 एक कॉमन मल्टीपल है। अब हम फास्ट बंदे का थोड़ा सा और आगे लिखेगा तो 200, 240 आएगा। तो 240 भी एक कॉमन मल्टीपल है। अगर हम और लिखते जाएंगे तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्ट, मतलब शुरू होने के बाद कई बार मिल रहे होंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, लेकिन मुझे पता करना है पहली बार कब वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में साथ में मिलते हैं। तो पहली बार मतलब हमें क्या करना होगा, ये जो कॉमन मल्टीपल्स हमने लिया उनमें से सबसे छोटा वाला लेना होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर, एक्चुअल आंसर क्या आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 40 और 60 या एलसीएम ऑफ 40 और 60 निकल के आता है। अब एलसीएम ऑफ 40 और 60 आप निकाल सकते हैं आराम से, और निकाल के आप देख लीजिए कि ये 120 ही आ रहा है, आप लोग आराम से कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन हमने एनिमेशन में देखा तो 120 ही आंसर आया था। इसलिए को आप एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल के भी देख लीजिए, सेम निकल के आएगा।
तो इधर इस स्लाइड से आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि एलसीएम और इस प्रॉब्लम का क्या कनेक्शन है। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर एलसीएम का सारी चीजें आपको समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट। कौन है एलसीएम का भाई? एचसीएफ में चलते हैं। तो एलसीएफ क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ओके, मान लीजिए आपका घर में एक दीवार में टाइल्स लगाना है, तो आपने आर्किटेक्ट या मिस्त्री को बुला लिया। ठीक है, तो उस दीवार का लेंथ है 30 मीटर और विड्थ है या ब्रेड्थ है 18 मीटर। तो वही उसी से रिलेटेड कुछ कहानी इधर दिया हुआ है, पढ़ते हैं। एन आर्किटेक्ट इज प्लानिंग द फ्लोर, ठीक है, दीवार की जगह फ्लोर हो गया, क्या फर्क पड़ता है, फॉर ए लार्ज कोर्टयार्ड दैट मेजर्स 18 मीटर बाई 30 मीटर। इसका मतलब है लेंथ 30 और ब्रेड्थ 18 मीटर। She wants it to be covered in quadratic tiles without any gaps or overlaps along the sides। मतलब 4 साइड वाले कोई शेप का टाइल्स लगाना है। यूजुअली तो हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइल्स ही लगाते हैं ना, तो वही चाहते हैं ये आर्किटेक्ट भी। What is the largest size of squares she can use? तो अब बोल रहा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं, आर्किटेक्ट एक्चुअली स्क्वायर ही यूज करना चाह रहे हैं। ऐसा है तो कौन सा मैक्सिमम साइज का स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या इसमें परफेक्ट फिट होने वाला, इस दीवार में अच्छे से फिट होने वाला स्क्वायर टाइल्स का लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये हमारा सवाल है। ये तो करना पड़ता होगा ना आर्किटेक्ट को। ऐसा थोड़ी होता है कि घर पे एक टाइल का आधा टुकड़ा कहीं पे रख दिया, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखता ना। तो ऐसा साइज का टाइल्स लेना पड़ेगा जो हमारा दीवार पे परफेक्ट फिट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम एक एनिमेशन से समझते हैं। तो इधर दिया हुआ है 30 मीटर और 18 मीटर का एक दीवार, उसके आगे थोड़ा पौधे वगैरह है, उसको हटा दीजिए, माइन से हटा दीजिए। अब इसमें हमें टाइल्स लगानी है। तो जैसे मैं इधर क्लिक करते जाऊंगा टाइल्स का लेंथ बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। तो मैंने पहले सबसे छोटा वाला लेंथ पकड़ लिया, 1 मीटर का टाइल्स यूज कर रहा हूं, मतलब उसका लेंथ ब्रेड्थ सब स्क्वायर है ना, सब कुछ 1 मीटर है। 1 मीटर वाला स्क्वायर से मैं अरेंज करने का ट्राई किया। हाँ, ये तो परफेक्ट फिटिंग होगा ही ना, 18 मीटर। तो ऐसे नीचे नीचे जाते जाते मुझे 18 टाइल्स लगाना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन में टोटल 30 मीटर है, मतलब मुझे 30 टाइल्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में 1 मीटर साइज होने वाला स्क्वायर से काम चला सकता हूं। बात तो सही है, वो परफेक्ट फिट हो जाएगा। तो 1 एक परफेक्ट फिट है। अब मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, मैं उसको 2 मीटर कर दिया, मतलब टाइल्स को और बड़ा किया। आगे क्या चाहता है, मैक्सिमम साइज वाले टाइल्स यूज करना है, बहुत छोटे छोटे बहुत ज्यादा टाइल्स यूज करना है, मैक्सिमम बड़ा कौन सा हो सकता है वो यूज करना है। तो अब हम 2 मीटर वाले ट्राई किए। अभी आप दीवार में देखोगे तो परफेक्ट फिटिंग हो रहा है ना, हर जगह कोई भी टुकड़ा टुकड़ा कुछ नहीं दिख रहा, परफेक्टली फिट हो रहा है। तो 2 मीटर का स्क्वायर भी अच्छे से जमेगा हमारा दीवार में। अब चलते हैं थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 3 मीटर का देखा तो हाँ, हर जगह कॉर्नर वगैरह अच्छे से मैचिंग है, ये भी सही है। 3 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ वाले स्क्वायर्स भी मैं यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब 4 मीटर का देखते हैं। इधर कुछ तो इश्यू लग रहा है ना। इधर देखिए आप, इस साइड में इधर टाइल्स कट रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि आधे टाइल को काट के रखे, नहीं, ये नहीं कर सकते, ये अच्छा नहीं लगता। तो 4 मीटर का टाइल्स इस दीवार पे लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा, हम नहीं करेंगे। तो 4 एक फेवर्ड स्क्वायर का लेंथ है ही नहीं। ठीक है, अब और बड़ा करते हैं, 5 का ट्राई करते हैं। अब साइड की वजह, साइड तो ठीक है, बट नीचे क्या दिख रहा है, नीचे देखो तो आधा कटा है टाइल्स, ये भी सही नहीं है। अब थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, 6, ये तो परफेक्ट फिटिंग लग रहा है ना। नीचे 3 टाइल्स अच्छे से जम रहा है, और इन दिस डायरेक्शन एग्जैक्टली 5, हॉरिजॉन्टली 5, वर्टिकली 3, सही फिटिंग हो रहा है।
तो मैं 6 साइड लेंथ होने वाला स्क्वायर्स को भी यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब और बड़ा करते हैं। 7 का इधर राइट में कट रहा है, नीचे भी कट रहा है, सही नहीं है। 8 का देखिए तो ये हर जगह कट रहा है, ये भी नीचे और साइड में कट रहा है। थोड़ा सा और बड़ा किया, अब नीचे तो फिटिंग परफेक्ट है बट राइट में कट रहा है, ये भी नहीं चलेगा। अब 10 का देखते हैं, ये भी नहीं चल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में सही है, हॉरिजॉन्टली परफेक्ट 3, बट नीचे के डायरेक्शन में वो दूसरा टाइल कट रहा है, उसका थोड़ा सा पार्ट बच जा रहा है, तो नो, ये भी सही नहीं है। अब 11 देखते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है, नहीं। 12 ये भी नहीं, कट रहा है टाइल्स। 13 कट रहा है टाइल्स, और बड़ा करते हैं। 14 तब भी टाइल्स कट रहा है। 15 इसमें भी टाइल कट रहा है। 16 नीचे कट रहा है। 17 में भी नीचे कट रहा है। अब मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, 18 कर दिया, तब भी कट रहा है। क्यों? अब राइट साइड में कट रहा है। अब मैं 19 कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि ये विड्थ जो है ना, वो मैक्सिमम विड्थ, दीवार का मैक्सिमम विड्थ 18 है। अब 19 का टाइल्स में कैसे लगाऊंगा? ये तो नीचे पहुंच जाएगा, नहीं हो सकता ना, लगा नहीं सकते, तो इतना ही कर सकते हैं। तो हम देखिए तो मैं 1 सेंटीमीटर वाला या 1 मीटर वाला टाइल्स यूज कर सकते हैं, 2 मीटर वाला यूज कर सकते हैं, 3 मीटर वाला यूज कर सकते हैं, और 6 मीटर वाला यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा टाइल्स कितना लेंथ का हो गया? 1 2 3 6 में सबसे बड़ा 6। तो इस सिचुएशन से, इस पिक्चर से, इस एनिमेशन से हमें समझ में आया कि हमें सबसे बड़ा टाइल्स यूज करना है तो 6 का टाइल्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हम पिक्चर से समझ लिए, बट हमेशा ऐसा पिक्चर बनाना, ये सॉफ्टवेयर यूज करना, ये सब हार्ड है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये तो रोज का काम है आर्किटेक्ट का, वो आसानी से कर सकता है HCF को यूज करके। तो HCF क्या होता है और उससे इस सिचुएशन में क्या कनेक्शन है, ये सब हम आगे समझेंगे। अब चलते हैं HCF क्या है समझने में। जैसे हम LCM का सीखा, वैसे भी इसका फुल फॉर्म निकाल बताएंगे और उसका टर्म बाय टर्म समझेंगे। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या है? फैक्टर मतलब उस नंबर को जिस नंबर से मैं एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हूं बिना कोई रिमाइंडर आते हुए, उसको मैं बोलता हूं फैक्टर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के लिए अब मान लीजिए हम 30 और 12 का HCF निकालना चाहते हैं, तो 30 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? फैक्टर्स मतलब जो भी नंबर से हम 30 को अच्छे से डिवाइड कर सकता है बिना कोई रिमाइंडर के। तो 1 से तो हम कोई भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो 1 में इधर लिखा हो। 30 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं, तब 15 आएगा। 3 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 5 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 6 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 10 से, 15 से, 30 से, ये सब नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। तो जो भी नंबर से मैं 30 को डिवाइड कर सकता हूं या जो भी 30 का फैक्टर्स है वो सब मैं इस लाइन में लिखा हूं। उसी तरह 12 को जो भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, 12 का फैक्टर्स जो भी है वो सब मैं इधर लिखा हूं। क्या क्या है? 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 12, ये सब आ रहा है। अब हमें फैक्टर तो समझ में आया, तो HCF का नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? इन दोनों नंबर्स में जो फैक्टर्स हमने लिखा, इनमें से कॉमन कौन है, मतलब कौन सा नंबर है जो 30 का फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है, ऐसा कौन कौन सा नंबर्स है? तो सीधा मुझे देखने में समझ आ रहा है, हाँ एक तो दोनों जगह पे है, इधर और इधर। उसी तरह 2 भी है दोनों जगह, इधर 2 फैक्टर है, इधर भी 2 है। फिर कौन सा है? 3 है दोनों जगह। 5 तो मुझे 30 का फैक्टर दिख रहा है बट वो 12 का फैक्टर्स में नहीं है, तो वो एक कॉमन फैक्टर नहीं है। तो नेक्स्ट 6 एक कॉमन फैक्टर है, 10 15 30 ये सब कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स हमें कितना मिला? 4 मिला। कौन कौन से? 1 2 3 6 जो इधर लिखा है। तो कॉमन फैक्टर हमें समझ में आया और इन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स को हम निकाल के लिखा भी। अब चलते हैं थर्ड वर्ड में।
हाईएस्ट, सबसे बड़ा वाला। तो ये जो कॉमन फैक्टर्स हमने निकाला उनमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 2 3 6 में सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है, इसलिए HCF आ गया इन दोनों नंबर्स का 6। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, 30 और 20 का HCF, उसको मैं लिखूंगा HCF ब्रैकेट में 30,12। इसको मैं पढ़ूंगा HCF ऑफ 30,12 करके। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट किया, ये है 6। क्लियर है ना? ओके, तो हम समझ गया कि HCF क्या होता है और उसको हम फैक्टर्स के रूप में कैसे समझ सकते हैं। अब 2 नंबर्स की किया तो थोड़ा सा और नंबर्स बढ़ा के भी कर लेते हैं। 4 नंबर्स ले लिया, 90, 50, 45, 70, और उनका सारा फैक्टर्स में लिख रखा हूं। आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई भी नंबर का हर फैक्टर्स, अगर छोटा मोटा नंबर से है तो आप लोग कर पाएंगे, बड़ा बड़ा नंबर से तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट स्टिल ऐसे छोटे छोटे नंबर्स के लिए आप ये तो कर सकते हैं, सारा फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। तो मैंने इधर चारों नंबर्स का सारा फैक्टर्स लिखा है ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, फैक्टर्स तो मिला बट हमें चाहिए कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स को मैं कलर से हाईलाइट किया हूं। 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, 2 3 ये सब कॉमन फैक्टर्स नहीं है, 5 देखा तो वो भी हर जगह है। तो मैं जो भी फैक्टर्स पॉसिबल है वो सब लिखा और उसमें से मुझे कॉमन फैक्टर्स बस 2 ही मिला, 1 और 5। अब इनमें से मुझे हाईएस्ट लेना है HCF के लिए, वो क्या है, 1 और 5 में सबसे बड़ा 5 है। तो HCF ऑफ इन चारों नंबर्स, HCF ऑफ 90, 50, 45, 70, ये निकल के आया 5। तो हम इसका मतलब 4 नंबर्स में कैसे देखेंगे वो भी समझ में आ गया। अब दिक्कत क्या है, अगर मैं आपको 1000 दे दिया या 1 लाख दे दिया, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स का फैक्टर्स तो बहुत होंगे, तो ये सारे फैक्टर्स लिखने के लिए शायद आपको एक पेज काफी नहीं लगेगा। तो एग्जाम में या कहीं पे जब हमें एक्चुअली यूज होता है, उधर HCF इस तरीके से फाइंड करना मुश्किल है, बड़े बड़े नंबर्स आते वक्त। हाँ, ये मेथड तो नहीं काम करने वाला है। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और इफेक्टिव मेथड, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, वही जो HCF में किए थे ना, वही नाम है, सिमिलर सा एक मेथड है। तो देखते हैं HCF का क्या इक्वेशन है। HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा LCM के तरह ही है, कुछ कुछ का प्रोडक्ट लेना है, किसका, ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। ओ, LCM में तो बड़े बड़े पावर्स लेने थे, अब HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेना है। ठीक है, मैं समझ गया। ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कौन कौन से नंबर्स का स्मॉलेस्ट पावर्स लेना है, ईच प्राइम फैक्टर का नहीं, LCM में हर फैक्टर्स का, हर प्राइम फैक्टर्स को हम लेते थे, बट इधर एक छोटा सा वर्ड एक्स्ट्रा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बी वेरी केयरफुल। हमें हर कॉमन फैक्टर्स लेना है, मतलब जो भी प्राइम फैक्टर हर नंबर में दिख रहा है, सिर्फ उसी का सबसे छोटा वाला पावर ही लेना है हमें। तो अगर 2 नंबर्स में है और तीसरा नंबर में वो प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इन द नंबर्स तो हम क्या करना है, जो भी नंबर्स का हमें HCF निकालना है उन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर उसमें जो भी कॉमन फैक्टर्स है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, उसका छोटा वाला पावर लेंगे हम और उनका प्रोडक्ट लेंगे। तो जैसे हम LCM को एक एग्जाम्पल से समझे थे, उसी एग्जाम्पल से हम HCF को भी समझ लेते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम अब कई बार कर चुके हैं, 2 into 3 है। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम एक बार किया था और आंसर निकल के आया था 2 square into 5। अब HCF निकालना है, तो HCF ऑफ 6,20 मैंने लिख लिया। अब HCF क्या है, HCF के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेना है। तो इधर 6 और 20 का कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा है, 2 तो एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 2 इधर मुझे 6 में भी दिख रहा है और
20 में भी दिख रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, एक कॉमन फैक्टर मिला तो उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो 6 में 2 एक बार आ रहा है और 20 में 2 2 बार आ रहा है। तो एक जगह एक बार, एक जगह 2 बार, बट मुझे लेना है स्मॉलेस्ट पावर। तो इसलिए मैं HCF का कैलकुलेशन के लिए 2⁻1 ले लूंगा, छोटा वाला पावर मैंने ले लिया। अब और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? 3 6 में है बट 20 में नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं है। और 5 सिर्फ 20 में है, 6 में नहीं है, तो वो भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो HCF का इधर में कैलकुलेशन करना चाहे तो इधर सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, तो इसका कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए कोई है ही नहीं, तो मैं कुछ प्रोडक्ट नहीं ले रहा, बस यही है HCF ऑफ 6 and 20। क्या है? 2⁻1 यानी 2। तो हमें मिल गया 6 और 20 का HCF, सिंपली 2। तो क्लियर है ना?